नमस्कार, नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे सप्तम भाव और सप्तमेश के ज्योतिषीय सूत्रों के विषय में। आज के वीडियो के माध्यम से आप ये जानेंगे कि वह कौन से ग्रह हैं जो सप्तम भाव को शुभ और बलवान बनाते हैं, वह कौन से ग्रह या योग हैं जो सप्तम भाव को खराब करने का प्रयास करते हैं। तो इन दोनों ही बातों पर विचार आज के वीडियो में हम सूत्रों के माध्यम से करेंगे और चीज़ों को सरल तरीके से करेंगे। देखिए, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का भाव है, दाम्पत्य सुख का भाव है। यदि यह बलवान और शुभ होता है तो इसका पूरा असर जीवन पर पड़ता है। जीवन में जातक या जातिका विशेष उन्नति प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन यदि दाम्पत्य खराब होता है तो उसका पूरा असर जीवन पर पड़ता है। कहीं ना कहीं ये उन्नति प्रगति में तो बाधक होता ही होता है, जीवन को भी ये रसीन बना देता है। तो आइए एक एक करके विचार करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का पहला सूत्र इस प्रकार से, यदि सप्तम भाव का स्वामी अपने ही घर से 12वां हो जाए और सप्तम भाव पर सप्तमेश के शत्रु ग्रहों, पाप ग्रहों या क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो तो ये स्थिति वैवाहिक जीवन को खराब करती है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें या परेशानियां हों इसकी सूचना देती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, कुंडली का सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा रहता है उसके स्वामी ग्रह को कहा जाता है सप्तमेश। अब सप्तम भाव में मान लीजिए 1 नंबर का राशि का अंक लिखा हो या 8 नंबर का लिखा हो तो इसका तात्पर्य है कि आपका सप्तमेश ग्रह मंगल हुआ। यदि सप्तम भाव में राशि का अंक 5 लिखा हो तो सूर्य हुआ, 4 लिखा हो तो चंद्रमा हुआ, 3 या 6 लिखा है तो बुध हुआ, 10 या 11 लिखा है तो शनि हुआ, 9 या 12 लिखा है तो समझ लीजिए आपका सप्तमेश ग्रह गुरु ग्रह है। इसी प्रकार देख लीजिए आपका जो भी सप्तमेश ग्रह है, यदि वह कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ जाए, जब वह कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठेगा तो अपने ही घर से 12वां हो जाएगा। और सप्तम भाव में यदि कोई पापक ग्रह उपस्थित हो, जैसे राहु हो, शनि हो, केतु हो, ठीक है, मंगल हो या सूर्य, मंगल सूर्य को क्रूर ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है, राहु केतु या शनि है तो ये पापक ग्रह माने जाएंगे। अब ऐसी परिस्थिति में ये वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं, इस बात की संभावना बनती है, लेकिन आपको सारी बातों को देखना होगा। अब मान लीजिए कि शनि यदि बैठे हुए हैं, यदि मान लीजिए शनि स्वगृही होकर बैठ जाएं, क्योंकि शनि के पास 2 राशियां होती हैं तो हो सकता है कि एक राशि जैसे कि छठे भाव के अंदर आ जाए और दूसरी राशि आ जाए सप्तम भाव के अंदर। अब ऐसी परिस्थिति में यदि शनि ग्रह सप्तम भाव के अंदर बैठेंगे तो पापक ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि वह सप्तमेश बन रहे हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए सूर्य बैठे हुए हैं, अब सूर्य यदि सप्तमेश बनकर यदि बैठे हुए हैं तो क्रूर ग्रहों की श्रेणी में नहीं आएंगे, क्योंकि वह सप्तमेश ग्रह बन रहे हैं, इस घर को खराब नहीं करेंगे। ध्यान रखें कि सप्तमेश ग्रह यदि अपने ही घर से 12वां हो जाए और शत्रु राशि में यदि बैठा हुआ है और 2 या 2 से अधिक ग्रहों की उपस्थिति या दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर हो तो ऐसी परिस्थिति में यह इस घर को खराब करती है या कमजोर करने का प्रयास करती है। अब मान लीजिए कि सप्तम भाव यदि प्रभावित हो रहा है, तब आप ये देखें शुक्र की उपस्थिति क्या है कुंडली के अंदर, शुक्र कहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा गुरु कहाँ बैठे हुए हैं, शुक्र का गुरु का प्रभाव कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ जाता है तो वह खराब स्थितियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। जैसे कि लड़की की बात चल रही हो तो गुरु की दृष्टि पड़ जाए सप्तम भाव के ऊपर तो शुभता लाती है। यदि लड़के की कुंडली की बात चल रही हो तो शुक्र यदि सप्तम भाव के अंदर बैठे हुए हैं या सप्तम भाव पर उनकी दृष्टि हो तो ये शुभता लाने का प्रयास करेंगे, यानी बुरी स्थितियों को कंट्रोल करने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि कुंडली का सप्तमेश ग्रह द्वंद्व योग का निर्माण करता हो, फिर से सुनिए, यदि कुंडली का सप्तमेश ग्रह द्वंद्व योग का निर्माण करता हो या सप्तम भाव में द्वंद्व योग बनता हो या लग्न भाव में द्वंद्व योग बनता हो या किसी भी भाव में द्वंद्व योग यदि बन रहा है उसमें सप्तमेश की भागीदारी है तो समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में लड़ाई झगड़ों की सूचना देती है। वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेद बने रहें या वैचारिक मतभेद बने, इस बात की संभावना बनती है। आइए सूत्र को विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, कुंडली के सप्तम भाव में यदि राशि का अंक 10 या 11 हो तो समझ लीजिए सप्तमेश ग्रह शनि बनते हैं, 1 या 8 हो तो समझ लीजिए सप्तमेश ग्रह आपके मंगल बनते हैं। तो शनि या मंगल दोनों में से कोई एक राशि होनी चाहिए, ठीक है, तभी सप्तमेश बन पाएंगे। अब शनि मंगल दोनों की युति, यानी सप्तम भाव में 1 या 8 नंबर का राशि का अंक हो या 10 या 11 हो, ठीक है, अब शनि मंगल की युति आपकी कुंडली के किसी भी भाव में बन जाए या फिर शनि और मंगल की युति सप्तम भाव के अंदर या लग्न भाव के अंदर बन जाए तो ये स्थिति कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें बनी रह सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आपकी कुंडली में या किसी भी की कुंडली में भी द्वंद्व योग के कारण वैवाहिक जीवन यदि प्रभावित हो रहा है तो द्वंद्व योग की शांति करवाई जा सकती है किसी अच्छे ज्योतिषी से सलाह लेने के बाद। मित्रों, आज का तीसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तमेश ग्रह अंगारक योग का निर्माण करें, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तमेश ग्रह अंगारक योग का निर्माण करे किसी भी भाव के अंदर या लग्न भाव में या सप्तम भाव में या फिर किसी भी भाव में, तो ये स्थिति भी ठीक नहीं कही जा सकती। इसके कारण भी कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में दिक्कत या परेशानियों की
संभावना बनती है या आशंका बनी रहती है। आइए समझते हैं। देखिए, यदि कुंडली के सप्तम भाव में राशि का अंक 1 या 8 आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपका सप्तमेश ग्रह यहाँ पर मंगल ग्रह है। अब मंगल ग्रह राहु के साथ जब कभी भी बैठता है, किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए तो अंगारक योग का निर्माण होगा। अब ये वैवाहिक दृष्टि से ये स्थिति ठीक नहीं कही जाएगी, चाहे किसी भी भाव के अंदर ये युति बन रही हो, मंगल या राहु की युति बन रही हो, लेकिन यहाँ पर शर्त ये है कि मंगल यहाँ पर सप्तमेश होना चाहिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये वैचारिक मतभेद हो, वैवाहिक जीवन में थोड़ी बहुत समस्या हो, इसकी सूचना देती है। लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि मंगल राहु की युति पर किन ग्रहों का प्रभाव है। यदि इस पर गुरु का प्रभाव पड़ जाता है, ठीक है, या सप्तम भाव में राशि का जो अंक लिखा है, यानी मंगल राहु की युति किसी अन्य भाव में बन रही है और सप्तम भाव में शुक्र की उपस्थिति हो जाती है या शुक्र की दृष्टि पड़ जाती है या शुभ ग्रहों का प्रभाव पड़ जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में ये बुरी चीज़ों में कहीं ना कहीं कमी करती है। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का चौथा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में नीच राशि का केतु या नीच राशि का राहु सप्तम भाव में या तो बैठ जाए या सप्तम भाव पर दृष्टि डाले और साथ साथ सप्तमेश ग्रह कमजोर होकर छठवें, आठवें या 12वें भाव में चला जाए, तो ये स्थिति सामान्यतः ठीक नहीं कही जा सकती। ऐसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में समस्या बनी रह सकती है, वैचारिक मतभेद रह सकते हैं, कई बार स्थिति कुछ ज़्यादा भी बिगड़ सकती है। परंतु आपको सारी विषय वस्तु को समझना होगा। आपको ये देखना होगा कि राहु केतु जो नीच राशि के होकर बैठे हुए हैं तो इनकी नीचता भंग हुई है या नहीं। इसके अलावा सप्तमेश ग्रह के मित्र ग्रहों की उपस्थिति कुंडली के सप्तम भाव में है या नहीं। ठीक है, गुरु या शुक्र का संबंध कुंडली के सप्तम भाव से बन रहा है या नहीं। तो इन बातों को देखें। यदि शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ जाता है और कहीं ना कहीं से सप्तमेश को यदि बल मिल जाता है तो दिक्कतें तो फिर भी रहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें फिर कमी आ जाती है। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का पांचवा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तमेश ग्रह, गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में सप्तमेश, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह एक साथ पीड़ित हो जाएं और सप्तम भाव पर पापक ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये स्थिति दिक्कत वाली होती है, वैवाहिक जीवन को खराब करने वाली, वैवाहिक जीवन में परेशानियों की सूचना ये देती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए मैंने यहाँ पर मिथुन लग्न की कुंडली का सहारा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि केतु ग्रह लग्न में बैठे हुए हैं और जो कि नीच राशि के माने जाएंगे। राहु की बात करें तो राहु कुंडली के सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और ये भी नीच राशि के यहाँ पर माने जाएंगे, क्योंकि धनु राशि में ये नीच अवस्था के होते हैं। अब यहाँ पर शुक्र ग्रह बैठे हुए हैं। अब शुक्र ग्रह, हालांकि यहाँ कर सप्तम भाव में शुक्र ग्रह जब बैठे हुए हैं तो अच्छे माने जाएंगे, लेकिन राहु और शुक्र की युति बनी हुई है, यानी लंपट योग का निर्माण हो रहा है। सप्तमेश की बात करें तो सप्तमेश ग्रह कुंडली के छठे भाव के अंदर आ गए, यानी अपने ही घर से वह 12वें हो गए हैं और शनि की तीसरी दृष्टि से दृष्ट हैं, यानी पीड़ित भी हो गए हैं। तो यहाँ पर यानी शुक्र भी पीड़ित हैं और साथ साथ गुरु भी पीड़ित हैं। इसके अलावा सप्तमेश भी पीड़ित हैं, क्योंकि सप्तमेश ग्रह स्वयं गुरु बन रहे हैं। तो अतः कहा जा सकता है कि इस जातक या जातिका का दाम्पत्य जीवन सुखद नहीं कहा जा सकता। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का छठा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शनि ग्रह बलवान होकर परंतु सप्तमेश के शत्रु बनकर यदि सप्तम भाव के अंदर बैठ जाएं तो वैवाहिक विलंब की ये सूचना देते हैं। जातक का विवाह देरी से हो और देरी से होने के बाद उसमें कोई ना कोई दिक्कत या परेशानी रहे, इस बात की तरफ ये संकेत करता है। लेकिन सारी चीज़ों को हमें जानना होगा, हमें ये देखना होगा, यदि शनि महाराज कुंडली के सप्तम भाव के अंदर शत्रुग्रही होकर बलवान होकर बैठे हुए हैं तो सप्तमेश की स्थिति क्या है, यानी सप्तमेश ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, क्या वह अपने घर को देख पा रहे हैं क्या, ये हमें देखना होगा। इसके अलावा शुक्र की स्थिति क्या है, क्या शुक्र सप्तम भाव को देख पा रहे हैं क्या, ये हमें देखना होगा। यदि शुक्र या गुरु की दृष्टि या उपस्थिति कुंडली के सप्तम भाव पर होती है तो कहीं ना कहीं दिक्कत परेशानियों में ये कमी लाती है। यानी कहने का तात्पर्य है कि गुरु या शुक्र या सप्तमेश ग्रह बलवान होकर सप्तम भाव के अंदर जब बैठते हैं और अशुभ प्रभाव ना हो, यानी क्रूर ग्रहों का प्रभाव या नीच ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर नहीं होता है और शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर होता है, तो वैवाहिक जीवन सुखद कहा जाता है। लेकिन यदि पापक ग्रहों का प्रभाव या क्रूर ग्रहों का प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं परेशानियों की तरफ ये इशारा करती हैं। मित्रों, आइए आज के सातवें सूत्र पर विचार करते हैं। यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र मंगल की युति बन रही है या फिर शुक्र सूर्य की युति बन रही है, यह युति विशेष रूप से यदि कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बन जाए या कुंडली के पंचम भाव के अंदर बन जाए अथवा लाभ भाव में बन जाए या 12वें भाव में बन जाए या छठे भाव में बन जाए या 8वें भाव में बन जाए। वैसे तो ये युति किसी भी भाव में ठीक नहीं कही जा सकती, लेकिन फिर भी शुक्र मंगल की युति यदि कुंडली के सप्तम भाव, पंचम भाव, छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव या 11वें भाव में बने तो विशेष रूप से कहीं ना कहीं ये वैवाहिक जीवन में
खटास का कारण बने, कोई दिक्कत का कारण बने, या फिर कह सकते हैं कि सामाजिक दृष्टि से जो कार्य ठीक ना हो उनकी तरफ जातक का झुकाव हो, उसकी ये सूचना देती है। यानी कहने का तात्पर्य है, क्योंकि सूर्य और मंगल एक अग्नि तत्वी ग्रह है, शुक्र दाम्पत्य का कारक ग्रह, और अग्नि तत्वी ग्रह का दाम्पत्य के कारक ग्रह यानी शुक्र के साथ होना ठीक नहीं कहा जा सकता। हालांकि इस वीडियो में उस बात की चर्चा करना आवश्यक नहीं है, लेकिन आप स्वयं समझ सकते हैं, शुक्र मंगल की युति है, शुक्र सूर्य की युति बनती है, तो कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन इससे प्रभावित होता है। लेकिन फिर भी आप ये देखें कि सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति क्या है और सप्तम भाव पर अन्य शुभ ग्रहों का प्रभाव क्या है, उसे भी देखना महत्वपूर्ण होगा। मान लीजिए शुक्र मंगल की युति बन गई है, तो लेकिन आप ये देख लीजिएगा कि दोनों ग्रहों के मध्य डिग्री वाइज अंतर कितना है, क्या दोनों अलग अलग नक्षत्रों के अंदर बैठे हुए हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि युति तो हमें दिखाई दे रही है लेकिन हमें नक्षत्र भी देखना होगा। यदि ये युति अलग अलग नक्षत्रों में बन रही है तो उनका प्रभाव कम होता है। फिर मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का 8वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति कुंडली के सप्तम भाव के अंदर बनती है, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में शुक्र और चंद्र की युति कुंडली के सप्तम भाव में बनती है और शनि ग्रह की दृष्टि इस युति पर यदि पड़ जाए या फिर मंगल की दृष्टि इस युति पर पड़ जाए, विशेष रूप से शत्रु दृष्टि, यानी जो राशि लिखी हो सप्तम भाव के अंदर वह मंगल की शत्रु राशि होनी चाहिए, तो ऐसी परिस्थिति में इस युति को भी सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। और शनि की दृष्टि के कारण कहीं ना कहीं शुक्र चंद्र की युति यदि सप्तम भाव के अंदर बनती है तो कहीं ना कहीं विपरीत मार्ग की तरफ ये ले जाती है, यानी जातक या जातिका बिना सोचे समझे कोई कार्य करें इस बात की संभावना बनती है, तो अतः यहाँ पर सावधानी बरती जानी चाहिए। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का 9वां सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु शुक्र नीच राशि के हो जाएं, फिर से सुनिए, यदि किसी जातक या जातिका की कुंडली में गुरु और शुक्र नीच राशि के हो जाएं और सप्तम भाव पर 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव हो, तो ये स्थिति दाम्पत्य जीवन को खराब करने वाली, दिक्कतें बढ़ाने वाली, परेशानियों की सूचना ये देती है। आइए उदाहरण के माध्यम से चीज़ों को जानते हैं। देखिए, समझने के लिए यहाँ पर मैंने मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मेष लग्न की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। अब शुक्र ग्रह क्योंकि छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं नीच राशि के होकर, हालांकि आपको ये देखना होगा कि ग्रह की नीचता भंग हो रही है या नहीं। अगर ग्रह की नीचता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थिति में फिर कहीं ना कहीं दिक्कतों में कमी आती है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुरु ग्रह कुंडली के 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब गुरु क्योंकि मांगलिक कार्यों के कारक ग्रह हैं और पति के कारक हैं, ठीक है, अगर लड़की की कुंडली की बात चल रही है तो पति के कारक गुरु ग्रह को माना गया। अब गुरु ग्रह यहाँ पर नीच अवस्था के हो गए और यदि उनकी नीचता यदि भंग नहीं हो रही है, ठीक है, तो शुक्र और गुरु का नीच राशि का होना और सप्तम भाव पर क्रूर ग्रहों का प्रभाव होना, 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव यदि है सप्तम भाव के अंदर, तो दाम्पत्य को ये खराब करने का काम करती है। ऐसी परिस्थिति में आपको सप्तमेश को शुभ तरीके से बल देने का प्रयास करना चाहिए। और यदि ग्रहों की नीचता भंग हो जाती है, मान लीजिए कि ग्रह कोई नीच का हो गया है लेकिन सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, या फिर लग्नेश के मित्र ग्रह सप्तम भाव को मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वह वैवाहिक जीवन को खराब होने से बचाने का काम भी करते हैं। मित्रों, सप्तम भाव से संबंधित आज का 10वां सूत्र इस प्रकार से, यदि कोई जातक अपनी लग्न कुंडली से मांगलिक है और सप्तम भाव पर 2 या 2 से अधिक क्रूर ग्रहों का प्रभाव है, सप्तमेश ग्रह कमजोर पड़ जाए, तो ये स्थिति भी सामान्यतः वैवाहिक दृष्टि से कहीं ना कहीं मतभेद उत्पन्न करने वाली, वैचारिक मतभेद को बढ़ाने वाली या कोई ना कोई दिक्कतों की सूचना देती है। यानी कुल मिलाकर ये संकेत करती है कि वैवाहिक जीवन सामान्य नहीं होगा, ठीक है, इस तरफ ये इशारा करती है। लेकिन हमें पूरी विषय वस्तु को समझना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो यदि वह मांगलिक व्यक्ति मांगलिक से शादी करता है तो मंगल अपने आप, मंगल ये दोष जो बन रहा है वो स्वतः समाप्त हो जाता है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, 28 वर्ष के बाद शादी करने की स्थिति में भी मांगलिक दोष का प्रभाव घट जाता है, ठीक। इसके बाद आप ये देखें कि सप्तम भाव का जो स्वामी बन रहा है उसकी स्थिति क्या है। यदि सप्तम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव में बैठा हो, सप्तम भाव पर गुरु ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, शुभ दृष्टि, ठीक। इसके अलावा कोई शुभ ग्रह का प्रभाव सप्तम भाव पर हो और जो ग्रह सप्तम भाव को खराब कर रहे हैं उनके पास ज़्यादा बल ना हो, तो ऐसी स्थिति में भी कहीं ना कहीं ये नॉर्मल यानी सामान्य दिक्कतों की तरफ संकेत करता है। कोई बड़ी समस्या इस प्रकार की ज़्यादा फिर नहीं होती। लेकिन मान लीजिए कि मंगल ग्रह बलवान होकर बैठे हों और मांगलिक जातक बन रहा है, सूर्य भी बलवान हो, शुक्र मान लीजिए ये अगर मेष लग्न की कुंडली होती तो सूर्य यहाँ पर बन जाते आपके पंचमेश और शुक्र बन जाते सप्तमेश, और शुक्र ग्रह लेकिन कमजोर होकर बैठे हुए हों और गुरु इत्यादि ग्रहों का प्रभाव ना हो, राहु या केतु से ये सप्तम भाव दृष्ट हो जाए, तो फिर कहीं ना कहीं ये परेशानियों की तरफ सूचना देती है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जिन सूत्रों पर आज की वीडियो में हमने चर्चा करी है वो मुख्यतः दिक्कतों की तरफ, दिक्कत जिन चीज़ों से होती है उनकी चर्चा हमने ज़्यादा की है। यदि मान लीजिए सप्तम भाव के स्वामी की स्थिति सप्तम भाव में ही हो और सप्तम भाव शुभ ग्रहों के प्रभाव में हो
गुरु या शुक्र का प्रभाव सप्तम भाव पर पड़ रहा हो, या फिर पंचमेश या नवमेश की दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर मित्र वाली हो, तो ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाती है। ठीक है, तो सारी बातों को समझने के बाद ही निर्णय करना होगा। एक सूत्र को ध्यान में रखकर नकारात्मक विचारों को दिमाग में जन्म देना ये ठीक नहीं। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।